हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 8 देखेंगे। पार्ट 7 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक करो। 175 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 7 पार्ट्स को मिला करके। आज हम लोग 176 से आगे बढ़ेंगे। प्रजनन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं डैश हो सकती है। जो लैंगिक प्रजनन होता है तो लैंगिक प्रजनन से भिन्नताएं आती है, और वो जो भिन्नताएं होती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर हो सकती है, तो ये वंशागत हो सकती है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है 3। आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन की संयोजकता होती है वो 3 होती है, और अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है ये NH3 होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही शामिल होती है। मैकेनिकल एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? यहाँ देखो भूरे रंग का लिखा हुआ है, NCERT के बुक में धूसर रंग लिखा हुआ है, धूसर, और इंग्लिश में ग्रे, और भूरे के लिए हम लोग इंग्लिश में ब्राउन वर्ड यूज करते हैं। तो जो सिल्वर क्लोराइड है, जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सनलाइट पड़ता है, तो ये टूट जाता है सिल्वर सॉलिड और क्लोरीन गैस में। पहले ये सिल्वर क्लोराइड ये ग्रे कलर का था, ये पहले वाइट कलर का था। जब सनलाइट पड़ा तो ये ग्रे कलर में टर्न कर गया, बदल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये टूट गया सिल्वर और क्लोरीन में, और सिल्वर धातु के कारण ये वाइट से ग्रे हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पर सिल्वर धातु हो जाएगा। ऐसे ही एक और रिएक्शन है, ये ध्यान में रखो आप, सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ भी जब सनलाइट पड़ेगा तो ये सिल्वर सॉलिड और ब्रोमीन गैस में टूट जाएगा। ये वाली जो अभिक्रिया है इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। निश्वासन डैश द्वारा होता है। निश्वासन डैश द्वारा होता है। निश्वासन बोले तो सांस को छोड़ना। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो हमारे लंग्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो हमारे लंग्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर मतलब आयरन और ऑक्सीजन के अभिक्रिया के बारे में पूछा है कि जब ये अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? ये बनता है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। पिछले ही पार्ट में मैंने आपसे जंग के बारे में कहा था। जब आप लोहे को नम वायु में कुछ दिनों तक छोड़ देते हो तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है ब्राउन कलर की, भूरे रंग की, और वो लेयर होती है फेरिक ऑक्साइड की। निम्न में से कौन सा पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है? बताना है इनमें से किस में अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल नहीं होता है। देखो, धातुओं में दोषों की प्रश्रव्य पहचान। कोई धातु है, जैसे मान लो कोई आयरन का ब्लॉक है और ये बाहर से देखने में सही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर में क्रैक हो। तो इस तरह के क्रैक से बचने के लिए, पता करने के लिए इस वेव का इस्तेमाल होता है, अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल होता है। उसके बाद ड्रिल करने के लिए, छेद करने के लिए, या फिर वांछित आकार में काटना, यानी कि अपने मनपसंद आकार में काटना, जैसे ग्लास को काटना है अपने मनपसंद आकार में, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, और साफ सफाई में भी इस्तेमाल होता है। तो इन सारे ही केसेस में अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल होता है। इस वाले केस में नहीं होता है। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कोई भी कक्षा है, कोई भी शेल है, कोई भी कोश है, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 × n²। 2 × n²। तो जो पहला कक्षा होता है वो K होता है, दूसरा L होता है, तीसरा M होता है, चौथा N होता है। यानी कि N बराबर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। हमसे L कक्ष में पूछा है तो यहाँ पर N बराबर 2 है, तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। तो A हमारा राइट आंसर। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आवर्धन, इसके बारे में पहले तो आप ये याद रखो कि यूनिट लेस है, इसका कोई इकाई नहीं, कोई भी मान नहीं। जो आवर्धन का चिन्ह होता है, जो आवर्धन का साइन होता है, उससे हमें यह पता लगता है कि प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। अगर आवर्धन का जो साइन है वो ऋणात्मक है, मतलब जो प्रतिबिंब है वो उल्टा है।
अगर धनात्मक है तो प्रतिबिंब क्या है, सीधा है, और सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। और ऋणात्मक चिन्ह है तो उल्टा है, उल्टा वास्तविक होता है। हमसे पूछा है आभासी और सीधी छवि के लिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, धनात्मक हो जाएगा। तो ये तो था चिन्ह के बारे में कि चिन्ह से हमें यह पता लग गया कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा है या उल्टा है। अब है मैग्नीट्यूड, परिमाण। परिमाण से हमें यह पता लगता है कि जो प्रतिबिंब बना वो वस्तु के आकार से बड़ा है या छोटा है। तो अगर आवर्धन 1 के बराबर है तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार ये बराबर होता है। अगर जो आवर्धन है, मैग्निफिकेशन है, वो 1 से बड़ा है मतलब प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो गया वस्तु के आकार से। अगर मैग्निफिकेशन का जो परिमाण है 1 से छोटा है मतलब जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु से छोटा है। जैसे मान लो m = -3 है और यहाँ पर m = 3 है, तो यहाँ देखो, यहाँ ऋणात्मक है और यहाँ धनात्मक है, कुछ नहीं है तो धनात्मक है। मतलब इस केस में जो प्रतिबिंब बना वो उल्टा बना, वास्तविक और उल्टा, और इस वाले केस में सीधा। लेकिन दोनों केस में परिमाण बराबर है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब यहाँ पर -3 देख करके आपको ये नहीं सोचना है कि ये -3 तो 1 से छोटा है, नहीं। चिन्ह हमें सिर्फ ये बताएगा कि प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। चिन्ह हटा करके आपको परिमाण देखना है। तो अगर हम चिन्ह हटा दे दोनों तरफ से तो दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। दोनों का परिमाण बराबर है, यानी कि यहाँ भी जो प्रतिबिंब बना वो वस्तु के आकार के 3 गुना है और यहाँ भी जो प्रतिबिंब बना वस्तु के आकार के 3 गुना है। तो साइज में बराबर है, लेकिन यहाँ उल्टा है और यहाँ सीधा है। डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं। जो ऑक्साइड अम्ल के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। 2 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, एक जिंक ऑक्साइड और दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। मैंने आपसे ऑलरेडी चर्चा किया हुआ इस पर। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होगा। जब विस्थापन बल लंबवत होगा तब कार्य नहीं होगा, और जब विपरीत दिशा में होंगे दोनों तब कार्य ऋणात्मक होगा। डैश वर्ग के प्राणी में श्वसन गल्फ्रो अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। तो जो उभयचर होते हैं जैसे कि मेढक, ये गिल्द से भी सांस लेते हैं, लंग से भी लेते हैं, और जो मॉइस्ट स्किन होता है, नम त्वचा होती है, उससे भी सांस लेते हैं। जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। संगीत के नोट्स की तरह इस नियम को जाना जाता है। तो ये कौन सा नियम है? ये है न्यूलैंस अष्टक नियम, न्यूलैंस का ऑक्टेव रूल। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग यानी कि मोमेंटम, मोमेंटम यानी कि m × v, ये है द्रव्यमान, ये है वेग। द्रव्यमान के लिए एसआई मात्रक kg और वेग के लिए मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड, बी हमारा राइट आंसर। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, त्वरण ऋणात्मक है इसका मतलब यह हुआ कि समय के साथ वेग घट रहा है। त्वरण होता है v - u/t। अब समय कभी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी ये जो त्वरण है ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा ये इस पर डिपेंड करेगा, ये ऊपर वाले न्यूमरेटर पर। तो a नेगेटिव तो तब होगा जब ये जो प्रारंभिक वेग है वो अधिक होगा और जो अंतिम वेग है वो कम होगा। तो प्रारंभिक वेग अधिक था और अंतिम वेग कम है, यानी कि समय के साथ वेग घटा है, तो घटेगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर त्वरण धनात्मक है मतलब समय के साथ जो वेग है वो बढ़ रहा है। मनुष्यों में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जो जाइगोट होता है, फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट, युग्मनज, तो ये जाकर के इम्प्लांट हो जाता है गर्भाशय में। 10 ओम, 8 ओम, 7 ओम ये 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ में प्रवाहित प्रतिरोध होगी। 10 ओम, 8 ओम, 7 ओम ये तीनों सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तो कुछ नहीं करना है, सबको तो बस जोड़ देना है। 18 हो गया ये, और 18 और 7 25 ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? ये जड़ है और ये आप देख सकते हो रोम जैसे जो भाग है इसे हम रूट हेयर्स बोलते हैं। बी हमारा राइट आंसर। 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में उत्पन्न त्वरण कितना होगा?
त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो ये नहीं होगा। यहाँ है मीटर सेकेंड, ये भी नहीं होगा। यहाँ है मीटर पर सेकेंड, ये भी नहीं होगा। यानी जो हमारा राइट आंसर है वो बी होगा। आप चाहो तो बनाकर देख सकते हो। F इज इक्वल टू एम इंटू में ए होता है, तो ए हो जाएगा F बाई एम। जो हमारा बल है 350 है, जो द्रव्यमान है वो 500 है। सॉल्व करेंगे 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई है, अभी हम लोग ने देखा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H प्लस आयन प्रदान करता है? कोई सा भी अम्ल हो, दुनिया का कोई सा भी अम्ल हो, वो जल में घुलने पर H प्लस देता ही देता है। ये हो सकता है कि कुछ अम्ल ऐसे होंगे जो H प्लस कम देंगे संख्या में, कुछ ज़्यादा देंगे। जो कम देते हैं वो कमजोर अम्ल होता है, जो ज़्यादा देते हैं वो अच्छा अम्ल होता है, मजबूत अम्ल होता है। लेकिन अगर वो अम्ल है तो जल में घुलने पर H प्लस आयन वो जरूर प्रदान करता है। तो यहाँ देखो, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, यह एसिटिक अम्ल है CH3COH, ये नाइट्रिक अम्ल है HNO3, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। ये सारे के सारे अम्ल है, सारे के सारे जल में घुलने पर H प्लस आयन प्रदान करेंगे। बोर्ड वाले ने इसका आंसर एसिटिक अम्ल दिया हुआ है, केवल एसिटिक अम्ल दिया हुआ है, मुझे नहीं मालूम क्यों। ये सारे के सारे अम्ल है तो ये सारे के सारे H प्लस आयन जरूर देंगे जल में घुलने पर। एसिटिक अम्ल, ये जो अम्ल है CH3COH, ये कमजोर अम्ल है, वीक एसिड है। बाकी HCl, HNO3, H2SO4 ये सारे के सारे मजबूत अम्ल हैं। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। कोई वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान मान लो m है, इसको उठा करके लेकर गया h हाइट तक उठा करके लेकर गया, तो उठा करके ले जाने के लिए बल लगाना पड़ेगा। और ये बल मैंने आपसे कहा है कम से कम कितना होना चाहिए, mg के बराबर, यानी इसके भार के बराबर, इसके भार के बराबर। तब जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, F इंटू में S हो जाएगा। F इंटू में S क्यों? क्योंकि ऊपर की दिशा में बल लगाया गया है और ऊपर की दिशा में ही विस्थापन है, तो हमारा जो बल होगा वो mg होगा और जो विस्थापन है वो h होगा। तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा इस बल के द्वारा। लेकिन आपसे सवाल में देखो क्या पूछा है, आपसे सवाल में जो बल इसे उठा करके ऊपर की दिशा में लेकर गया उसके द्वारा नहीं पूछा है, आपसे कार्य पूछा है गुरुत्व बल के द्वारा। तो जो गुरुत्व बल है वो तो नीचे की तरफ लग रहा है ना, जो इसका भार है वही तो इसका गुरुत्व बल है। तो गुरुत्व बल तो नीचे की ओर है, लेकिन वस्तु का विस्थापन ऊपर की ओर है। तो यहां पर जो हमारा वर्क डन होगा ये होगा -F इंटू में S, यानी कि -mg और h। समझ में आया? ये वाला बल जो ऊपर उठा करके लेकर गया और ये वाला जो बल हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये गुरुत्व बल के द्वारा कार्य निकाल रहे हैं। तो गुरुत्व बल तो नीचे की ओर काम कर रहा है ना, लेकिन वस्तु का विस्थापन ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर -mgh हमारा वर्क डन आएगा। -m का मान 1 है, g का मान 9.8, h का मान 10। तो यहाँ पर -98 जूल हमारा राइट आंसर होगा डी। लिटमस विलियन डैश से निष्कर्षित किया जाता है। तो लिटमस ये हमें लाइकेन से प्राप्त होता है, आप जानते हो लाइकेन से हमें प्राप्त होता है। लाइकेन में क्या है, लाइकेन में कवक है और एल्गी है, यानी कि ये कवक और शैवालों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन। और एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है मरकरी पाड़ा। डैश मिश्र धातु में टीन होता है। पीतल में आपने देखा था कॉपर प्लस जिंक, सोल्डर में आपने देखा था लेड प्लस टिन। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और स्टील यानी कि इस्पात आयरन, निकल, क्रोमियम, ये इस्पात होता है, ये स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील, कभी पूछे स्टेनलेस स्टील ये किसका मिश्र धातु है, तो ये आयरन हो जाएगा, निकल हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। एक चीज और ध्यान में रखो, जो मिश्र धातु होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, जो मिश्र धातु होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति डैश होती है। 3 टेम्परेचर है, तीनों टेम्परेचर पर आपको ध्यान में रखने होंगे। 0 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस। किसमें? एयर में।
0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकेंड, 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकेंड और 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड है साउंड की। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप क्या देख रहे हो, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, जो साउंड की स्पीड है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि माध्यम का अगर हम तापमान बढ़ा दें तो जो ध्वनि की गति है वो भी बढ़ जाती है। आपसे यहाँ देखो 25 डिग्री सेल्सियस पर पूछा है, हो सकता है आपसे 0 डिग्री सेल्सियस पर पूछ दे, हो सकता है आपसे 22 डिग्री सेल्सियस पर पूछ दे, क्योंकि एनसीईआरटी में ये तीनों ही टेम्परेचर पर वैल्यू दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्व स्थिरांक जी की एक इकाई है? जी जिसे हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। सार्वत्रिक इसलिए, यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि पूरे यूनिवर्स के लिए जो इसका मान है वो कांस्टेंट है। इसका मान आप ध्यान में रखें 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट के साथ आपको ध्यान में रखने हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये वैल्यू भी आपको ध्यान में रखना है। इस वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट किया था हेनरी कैवेंडिश ने। पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। पौधों में फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उत्तरदायी है, तो भोजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पानी के लिए जाइलम। 2 एम्पियर विद्युत धारा को 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है। प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होगी कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो यहां पर आप जरा ठीक कर लो, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर धारा नहीं है, विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश होगा। देखो सारे के सारे जो यूनिट है वो कूलम में है, यानी कि एसआई मात्रक में है। तो जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो सारे जो वैल्यू पुट करेंगे वो एसआई मात्रक में ही पुट करेंगे। हमसे आवेश पूछा है, Q बराबर क्या होता है? I इंटू में T होता है। आप जानते हो धारा बराबर होता है आवेश बट्टे में समय। तो हमें I दे रखा है 2, टाइम हमें मिनट में दे रखा है। मिनट ये एसआई मात्रक नहीं होता है, टाइम का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। तो यहाँ से 120 कूलम हमारा राइट आंसर होगा। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन है, वो हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन जब जलता है, पूर्ण दहन होता है उसका, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और जल बनता है। हाइड्रोकार्बन जैसे कि अल्केन जो हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर एल्कीन, एल्काइन, ये सब। तो जब हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है। पूर्ण दहन तब होगा जब जो ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, तब जाकर के पूर्ण दहन होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो लैंगिक प्रजनन से ही वेरिएशंस आते हैं। लैंगिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक में तो पूरा जेडॉक्स होता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? मुक्त रूप से गिरना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु नीचे की ओर गिर रही है उस पर केवल और केवल पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। जब कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रही होती है तो उस पर ऐसा नहीं है कि केवल गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर ही रहा है, दूसरा उस पर और भी बल होते हैं, जैसे हवा का बल होता है ऊपर की दिशा में, एयर का रेजिस्टेंस होता है ऊपर की दिशा में जो उसको रोक रहा है नीचे गिरने से। लेकिन जब हम मुक्त रूप से गिरने की बात करते हैं, फ्री फॉल की अगर हम बात करते हैं, फ्री फॉल, मुक्त रूप से यानी कि फ्री फॉल, जब हम मुक्त रूप से बोलते हैं तो हम सारे ही बल को हटा देते हैं, सारे ही फोर्स को हटा देते हैं, केवल एक बल को वहां पर रखते हैं और वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी। तो जब मुक्त रूप से कोई वस्तु गिरती है तो वहां पर भारहीनता होती है, वेटलेसनेस। ठीक है, ए हमारा राइट आंसर। यानी जो भी वस्तु गिर रही है उससे ऐसा फील होता है कि उसके अंदर कोई भार नहीं है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा। यदि किया गया कार्य का मान धनात्मक हो तो क्या होगा? उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। किसी भी वस्तु पर जो कार्य किया जा रहा है और वो कार्य धनात्मक है तो यानी कि उस वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगर यही ऋणात्मक होता, यही कार्य अगर ऋणात्मक होता तो ऊर्जा में ह्रास होती, ऊर्जा में कमी आ जाती। कौन सा ऐसा बल है जिसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, बता सकते हो? वो बल है घर्षण बल। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। एस्क्लेरनकाइमा की जो कोशिका भित्ति है
स्क्लेरेन्केमा जो उत्तक है उसमें जो कोशिका है उसकी जो कोशिका भित्ति है वो मोटी होती है, लेकिन इनके कारण निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न होता है? हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। डी हमारा राइट आंसर, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण पेशियों में थकावन होता है। एसिटिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है विनेगर में, सिरका में। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, mgh। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी पदार्थ से करंट प्रवाहित होता है तो वो गर्म हो जाता है, इसी को बोलते हैं तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब कुछ होता है जो कम गर्म होता है, कुछ होता है जो अधिक गर्म हो जाता है। जो कम गर्म होता है मतलब वो अच्छा सुचालक है, जो अधिक गर्म होता है वो अच्छा सुचालक नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक केतली में और टोस्टर में और आयरन में। तो A, B, C ये सब सही है। इलेक्ट्रिक घंटी में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। इलेक्ट्रिक घंटी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का इस्तेमाल होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव नहीं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का वहाँ पर इस्तेमाल होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को कहा जाता है। जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है हम उसके बारे में बात करते हैं पहले। जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो क्षैतिज स्तंभ है उसे आवर्त कहा जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर है इसे कहा जाता है समूह यानी कि ग्रुप। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में भी सेम यही था, ठीक है। तो यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 63 एलिमेंट्स थे। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व वाला क्षेत्र कहलाता है। जो ध्वनि तरंगे हैं वो ध्वनि तरंगे चलती है संपीड़न और विड़लन के रूप में। जो ध्वनि तरंगे हैं वो चलती है, पहले तो आप ये ध्यान रखो, जो ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। जो ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं और यांत्रिक तरंग है, और ये चलती है संपीड़न और विड़लन के रूप में। संपीड़न क्या होता है, विड़लन क्या होता है? संपीड़न होता है माध्यम का वो क्षेत्र, वो स्थान, वो जगह है जहाँ पर जो माध्यम के कण हैं, मीडियम के पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ही पास आ जाते हैं। आप देख सकते हो ये मीडियम के पार्टिकल्स को दिखाया गया है, कितना ज़्यादा डेंस है यहाँ पे, कितना ज़्यादा यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पर है उच्च घनत्व, हाई डेंसिटी। वहीं विड़लन वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ देखो पार्टिकल्स दूर है। तो जो संपीड़न वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स पास होते हैं, तो ये यहाँ पर हाई डेंसिटी होता है, उच्च घनत्व होता है। हाई डेंसिटी होता है और हाई प्रेशर होता है, यानी कि उच्च घनत्व उच्च दबाव होता है। और विड़लन वाले क्षेत्र में यहाँ पर क्या होगा, घनत्व भी कम होगा और दाब भी कम होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उच्च घनत्व वाला क्षेत्र पूछा है तो उच्च घनत्व वाला क्षेत्र संपीड़न हो जाएगा। निम्न में से कौन तत्व नहीं है? हीलियम है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, पानी नहीं है। पानी ये कंपाउंड है, यौगिक है, जो कि हाइड्रोजन तत्व और ऑक्सीजन तत्व से मिलकर के बना हुआ है। पानी का फॉर्मूला H2O, मॉलिक्यूलर मास 18 और मोलर मास 18 ग्राम। घर्षण द्वारा किए गए कार्य जिसका, यहाँ लिख लेना, जिसका क्षय नहीं होता है बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसको आप ऐसे समझ जाओ, जैसे आप अपने हथेली को आपस में रगड़ते हो तो वहाँ भी क्या होता है, घर्षण बल काम करता है दोनों हथेली के बीच में। आप देखते हो जो हथेली आपका गर्म हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर आपसे पूछा गया है। जो कार्य किया गया घर्षण बल के द्वारा वो क्या हुआ, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, जिसके कारण जो हथेली है वो क्या हुआ, गर्म हो गया। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश बताना है आपको क्या होगा। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ऊंचाई में वृद्धि होगी, हाइट में वृद्धि होगी। अगर हाइट में वृद्धि होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, इसमें वृद्धि होगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर। अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। जब हम ऊपर फेंकेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं और वो उसकी स्पीड बढ़ रही है। अगर बढ़ते ही रह जाती तो ऊपर चलते ही रह जाती, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। हम वस्तु को फेंकते हैं, जब फेंकते हैं कुछ दूरी तक स्पीड अधिक होती है, धीरे धीरे ये स्पीड घटती चली जाती है। यानी जो v है
ये घटती चली जाती है और एक पॉइंट आता है जहाँ पर जो v है ये शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है, वहाँ से डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसके बाद फिर वस्तु नीचे की ओर गिरनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो v है इसमें कमी आ रही है, स्पीड में कमी आ रही है। तो अगर स्पीड में कमी आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी में जो कि mv² है इसमें कमी आएगी। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो तब हुआ जब हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं। जब हम वस्तु को नीचे की ओर फेंकते हैं, जब वस्तु को नीचे की ओर फेंकते हैं या फिर हम वस्तु को नीचे की ओर छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तब इसके ठीक उल्टा केस बनेगा। उस केस में क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। जो बल होता है ये नेचर में हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया बल के लिए एक प्रतिक्रिया बल होता है और वह विपरीत दिशा में काम करता है। तो प्रकृति में जो बल है वो हमेशा क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में होता है, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, कोई भी बल हो। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, वेग का मीटर पर सेकेंड होता है, गति का क्या होगा? वही होगा मीटर पर सेकेंड। गति बोले तो स्पीड जो कि अदिश राशि है, वेग बोले तो वेलोसिटी जो कि सदिश राशि है, दबाव ये पास्कल होता है या फिर इसी को बोल दो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। शाकाहारियों को सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। हम मानव सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो तरंगों की जो आवृत्ति होती है उसे हम हर्ट्ज में मापते हैं। बी हमारा राइट आंसर, हर्ट्ज। हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। बोन्स एंड कार्टिलेज, हड्डी, अस्थि और उपास्थि ये दोनों ही संयोजी ऊतक है। जो हड्डियां होती है वो हार्ड होती है, उपास्थि ये हड्डियों की तुलना में सॉफ्ट होती है। तो उपास्थि होती है हमारे कानों में, जिसके कारण हम उसे मोड़ पाते हैं। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि वक्रता केंद्र पर वस्तु, वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो वक्रता केंद्र पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या डैश होगी। जो द्रव्यमान संख्या ये होता है परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु संख्या 39 है, सॉरी द्रव्यमान संख्या 39 है, परमाणु संख्या 19 है, हमसे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है। तो ये हो जाएगा n = 39 - 19 0 2। तो ये हमारा पार्ट 8 समाप्त होता है। आज हम लोगों ने 50 सवालों को देखा है। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।